नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो 5वां चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम लोग 5वां चैप्टर जिनका नाम है नगरी लिपि, जो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के जो है शेयर कर दीजिए उनको, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए हम लोग लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेखक जो है, ये नाम है उनका गुणाकर मूले। लेखक का नाम है गुणाकर मूले, जिनका जन्म जो है क्या कहते हैं 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था। इनका मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 2009 को हुआ। दोस्तों, ये लेखक का हमारे गुणाकर मूले जी का फ़ोटो है, देखिए। इनकी जो प्रसिद्ध क्या कहते हैं कहानियाँ हैं, रचनाएं हैं, सॉरी, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या है। अक्षर की कहानी, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। मिडिल स्तर तक की मराठी भाषा में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष की तक नौकरी की तथा हिंदी में अंग्रेजी में अध्ययन किया। उसके बाद इलाहाबाद में वो गणित विषय में एमए किया। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं पाठ के साथ। जो पहला प्रश्न है उस पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि की जो अक्षरों में जो है वो स्थिरता कैसे आई, तो इसका जो आंसर होगा करीब 2 दशसदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और उनमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। लगभग 2 सदी पहले की बात है, जो देवनागरी लिपि में जो है ना टाइप बनने लगे, उसके बाद इसमें जो पुस्तक सब छपने लगी, उसके बाद इसमें स्थिरता आ गई। अगला प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों, देवनागरी लिपि में जो है ना क्या कहते हैं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली भाषा जो है, और उसके बाद तथा अन्य नेपाली भाषाएं, मगही भाषा, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। तो लेखक ने गुजराती, बंगला और ब्रह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है नंदिनी नगरी किसे कहते हैं। किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। तो दक्षिण भारत के यह नगरी लिपि नंद नगरी लिपि जो है ना थी, नंद नगरी, सॉरी दोस्तों, नंदी नगरी लिखा गया था, यहाँ पे नंद नगरी कहलाती है। यानी कि दक्षिण भारत का जो ये नगरी लिपि है ये नंद नगरी कहलाती है। ठीक है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदनगरी लिपि में है। ठीक है। ये जो नंदनगरी लिपि में जो है एक इन लोगों का जो है लेख है, इसीलिए ये जो है इन लोग को लगता है ये इसको नंदनगरी लिपि कहते हैं। ठीक है। पहले विजयनगर के राजाओं ने के लेख की लिपि को ही नंदनगरी लिपि नाम दिया गया था। दोस्तों, इस लिपि के बारे में बहुत मतभेद है, इसीलिए जो लिखा हुआ है वही समझा रहा आप लोगों को। नगरी लिपि के आरंभिक क्या कहते हैं नगरी लिपि के आरंभिक लिए कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। तो विद्वानों के अनुसार नगरी लिपि आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नगरी लिपि के मुख्य पहचान क्या है। तो गुप्त काल की ब्रह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों में के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें, छोटा ठोस तिकोण है, लेकिन
नगरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बनी हुई है, ठीक है। और ये सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न करा, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों उत्तर विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज महेंद्र पाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख से पहल नगरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो दोस्तों नगरी नाम क्या कह रहा है, नागरी की नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़े मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नगरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दोस्तों इसमें बहुत मतभेद है, इसीलिए आप लोग को जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि नगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नगरी का क्या संबंध है? लेखक ने बताया है। यह दोस्तों इस चैप्टर से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाए एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। यह मान्य है कि नगरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पंडित क्या कहता है पदातिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य, ठीक है ना, स्थापत्य की उत्तर भारत में एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अगर नागर या नगरी शब्द उत्तर भारत की किसी बड़े नगर से संबंधित रखता है तो विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। मतलब सभी अनुमान ही लगा रहा है, सभी पुस्तक से देख करके, कोई किसी के पुस्तक से, कोई पुस्तक से देख करके अनुमान लगाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगरी भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने के से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया। दोस्तों लिपि से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को लिखने में, भाषा को लिखने में आसानी होती है। यहाँ पे लिपि के बारे में बहुत मतभेद है, कोई किसी को यह जानकारी नहीं कि लिपि कहाँ से आया है, ये जो हिंदी देवनागरी लिपि है ये कहाँ से बना है, किसी को जानकारी नहीं है शुद्ध सही, ठीक है। कोई गुजरात का कहता है तो कोई कहता है पटना से, कोई कहता है काशी का है। फिर कह रहा है नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो उत्तर ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में नगरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक स्वदेशी लिपि थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नगरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो नगरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने जन्म लिया है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी, ठीक है। कह रहा है कि नगरी के साथ साथ किनका जन्म हुआ था? तो नगरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने जन्म लिया था। 8वीं और 9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा था। इसी काल में आर्य भाषा परिवार का आधुनिक बांग्ला भाषाएं मराठी, बांग्ला इस सब का जन्म हुआ था। अगला कह रहा है गुर्जर प्रतिहार कौन था? तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए, ठीक है। देखिए ये जो है गुर्जर प्रतिहार ये बाहर से आए थे, ठीक है, कन्नौज पर यह अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निबंध के आधार पर कालक्रम में नगरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इस संबंध में के आधार पर हिंदी के महान कवि गुणाकर मूले यह बताना चाहते हैं कि भारत में चाहे किसी भी काल का लेख हो देवनागरी लिपि में ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये आपका जो था देवनागरी लिपि का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रश्न खत्म कर दिया हमने। तो दोस्तों अब क्या कह रहा है, देखिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
अगर दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ दोस्तों अगर क्या कहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको श्रम विवाह जाति प्रथा का, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद 20 के दांत का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, या आप प्ले लिस्ट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर टेलीग्राम पे इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ पे आप PDF देख सकते हैं वहाँ से जा कर के। फिर दोस्तों अंतिम बार आपसे विनती है कि आप दोस्तों भावना में बहक जाते हैं और वीडियो देख लेते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो जाए दोस्तों। केवल एक आपसे सब्सक्राइब करने के लिए और कुछ थोड़ी करने के लिए दोस्तों, तो प्लीज़ आशा है कि आप लोग कर दिए होंगे दोस्तों। और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, भूल हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों, हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।